जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में और आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त तरीके से ही पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और क्या करना है बेटा जी, पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग पहुंचते हैं अपनी क्लास पे। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, काय की बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिवता के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिवता के बारे में। जब रेडियो एक्टिवता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी सोडी फजान के नियम पे, या फिर इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी फजान का नियम। उसके बाद में हमने बात की थी बेटा जी, काय के बारे में बात की थी, हम लोगों ने बात की थी उसके बाद में अपना हाफ लाइफ के बारे में, यानी अर्ध आयु काल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो अर्ध आयु काल कितना निकल के आया था? अर्ध आयु काल बोलो तो आपने कहा सर जी टी हाफ निकल के आया था अपना। कितना आया था? टी हाफ को मैं ऐसे कर दूं या फिर मैं टी हाफ को ऐसे भी कर सकता हूं, ध्यान रखना इन दोनों में से आपको कैसे भी दिखाई दे सकता है। ये बराबर होता था 0.693 अपॉन में क्या होता था, लैम्बडा होता था। तो ये हमने क्या कर ली थी, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जब ये बात हम लोगों ने कर ली थी तो इस बात के बाद में हम लोग पहुंचेंगे अपने अगले टॉपिक पे। हमने बात कर ली बेटा अर्धायु काल की। जब अर्धायु काल की बात कर ली तो अगला अपना टॉपिक होता है माध्य आयु काल। कौन सा होता है? माध्य आयु काल, या फिर क्या होता है, औसत आयु काल। देखिए माध्य आयु काल या औसत आयु काल होता क्या है, इस बारे में पहले समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि हाफ लाइफ क्या होता था? वह समय अंतराल होता था जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता था। परंतु माध्य आयु काल क्या होगा? पूर्णतः विघटित होने का जो समय अंतराल होता है वो क्या होता है जी अपना, वो होता है सर जी अपने पास में माध्य आयु काल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि माध्य आयु काल जो होता है वो क्षय नियतांक या विघटन नियतांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है बच्चा? व्युत्क्रम होता है। तो यहीं से अगर मैं बात करूं कि अगला अपना टॉपिक होगा माध्य आयु काल, या ऐसे कह सकते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ का माध्य आयु काल, और माध्य आयु काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? औसत आयु काल। क्या बोलते हैं जी को? औसत आयु काल। औसत आयु काल। ठीक है, तो ध्यान रखना माध्य आयु काल कह दे या औसत आयु काल कह दे, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा, कहीं की माध्य आयु काल या औसत आयु काल की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की के क्षय नियतांक और क्षय नियतांक को ही क्या बोलते हैं बेटा? हम क्षय नियतांक को ही क्या बोलते हैं? विघटन नियतांक भी बोलते हैं। क्षय नियतांक या इसी को क्या बोलेंगे? विघटन नियतांक। के व्युत्क्रम
व्युत्क्रम को माध्य आयु काल कहते हैं। तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का माध्य आयु काल का माध्य या औसत आयु काल कहते हैं। औसत आयु काल कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। कैसे करते हैं? टाउ से। तो मैं कहूंगा इसे टाउ टाउ मत बोल देना, हम बोलो कि क्या होता है सर? टाउ होता है, टाउ नहीं, टाउ क्या होता है? टाउ। ध्यान रखना। और इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ध्यान रखना। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? टाउ या टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? टाउ या टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जब टाउ या टॉर्क से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं यहां से कहूंगा कि टाउ बराबर कितना होगा जी? 1/लैम्बडा होगा। टाउ का के बराबर होगा 1/लैम्बडा के बराबर होगा। क्लियर है? आधी बात समझ में? तो यहां तक हमने काय की बात कर ली। यहां हमने बात कर ली बेटा रेडियो एक्टिव पदार्थ के आई की बेटा औसत आयु काल या माध्य आयु काल की बात। आगे अगर हम बात करें तो एक इंपोर्टेंट टॉपिक इसी में आता है, और वो इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने पास में कि जो माध्य आयु काल है और जो अर्ध आयु काल है उनके मध्य रिलेशन क्या होता है? माध्य आयु काल और कौन सा बेटा जी? अर्ध आयु काल। इन दोनों के मध्य में क्या रिलेशन होता है? इस रिलेशन के बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो अगला अपना टॉपिक होगा बेटा जी, अगला अपना टॉपिक क्या होगा? माध्य आयु काल व अर्ध आयु काल के मध्य संबंध। ठीक है, मैं क्या कहूंगा? रिलेशन बिटवीन क्या है में बेटा? एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। अर्ध आयु काल और औसत आयु काल के मध्य में हमें क्या देखना है? रिलेशन देखना है बच्चा। क्या देखना है हमें? रिलेशन देखना है। तो इसके मध्य अगर मुझे रिलेशन देखना हो तो मैं किस प्रकार से उस रिलेशन को समझूंगा? देखिए किस प्रकार से इनके मध्य में रिलेशन होता है, यहां से देखिएगा। देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं? हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा? ये होता है जी सर टी हाफ बराबर हमने पढ़ा था 0.693 और अपॉन में क्या होता था बेटा? अपॉन में लैम्बडा होता था। ये हमने पढ़ा था अभी।
हमने पढ़ा था कि अर्ध आयु काल बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं यहां से काम कर लूं, मैं यहां से काम करूं, लेमड़ा को इधर ले जाऊं और टी आपको उधर ले आऊं, लेमड़ा को इधर ले जाऊं, टी आपको इधर लेके आऊं, तो यहां से लेमड़ा बराबर, यहां से बेटा जी लेमड़ा बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये इधर आ जाएगा, यानी 0.693 अपॉन में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टी हाफ आ जाएगा। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया मैंने इसको बेटा जी, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ बेटा कि जब हमने ये लेमड़ा की वैल्यू यहां से निकाल ली और औसत आयु काल और लेमड़ा के मध्य हमें संबंध पहले से पता है, अभी देखा था ना, ये राशि ये रहा कि टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा होता है, तो मैं यहां से कहूं टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा सी। इससे अगर मैं देखूंगा बेटा तो मुझे क्या देखना है, मैं यहां से लेमड़ा का मान उठा के यहां पर रख दूं, भाई लेमड़ा का मान, ये वाला जो लेमड़ा का मान है ये उठा के यहां से यहां पर रख दूं, तो देखना क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर टाउ इज इक्वल टू, ये आएगा 1 अपॉन लेमड़ा का मान ये रहा कितना 0.693 अपॉन में कितना आएगा बेटा, अपॉन में आएगा टी हाफ, यही तो आएगा। तीसरी संख्या कहां पहुंचेगी, ऊपर पहुंचेगी सर जी, तीसरी संख्या कहां पहुंचेगी, अरे बोलो कहां पहुंचेगी, आपने कहा सर जी ऊपर पहुंचेगी, देन टाउ इज इक्वल टू ये निकल के आएगा टी हाफ अपॉन कितना 0.693 निकल के आया, कितना आया 0.693 निकल के आया। अच्छा एक काम कर लें, मैं इसमें मल्टीप्लाई 1 मान सकता हूं कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल मान सकते हो सर जी, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो 0.693 का अगर मैं 1 में डिवाइड करूं तो इसका आंसर निकल के आएगा 1.44, कितना आएगा 1.44, लगा के देख लेना। अब मेरे से कोई ये मत कह देना कि सर जी एक हम भाग जाए कि बताओ 0.693 का, बहुत मारूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ वो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजिया, तो टेक्नोलॉजिया से ही मार पड़ेगी, कैसे मार पड़ेगी, कैमरे में घुस के मारूंगा। भाई एक का भाग, सॉरी एक में भाग देना है 0.693 का, बड़ी सिंपल सी बात है, पॉइंट यहां से हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1000 में अगर मैं 693 का भाग करूंगा तो कितना आएगा 1.44 आएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा जी टाउ निकल के आया आपका, टाउ कितना निकल के आया, तो आपने कहा सर जी ये निकल के आएगा 1.44 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में सर जी टी हाफ हो जाएगा, और यही अपने पास में क्या होगा, यही अपने पास में अपना रिलेशन होगा, यही क्या होगा अपने पास में रिलेशन निकल के आएगा, काय के मध्य में सर जी औसत आयु काल और अर्ध आयु काल के मध्य में ये क्या हो जाएगा, रिलेशन। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, अरे बोल दो, नहीं है, चले तो आगे चलते हैं बेटा। तो यहां तक एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन करिए, हो गया बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इस बारे में बात की, अपने पास एक बात आ जाती है, एक भाई साहब हुए थे, एक अंकल जी हुए थे जिनका नाम था मिस्टर क्यूरी, क्या नाम था उनका, क्यूरी नाम था। क्यूरी ने क्या दिया था बेटा, अपना एक नियम दिया था, क्यूरी ने क्या दिया था, अपना एक नियम दिया था। क्यूरी ने क्या कहा था, क्यूरी ने कहा था कि भाई साहब यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3.7 गुणा 10 की घात कितना बेटा 10, 3.7 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड हो रहे हो,
प्रति सेकंड में इतने विघटन हो रहे हो, इतने, मतलब समझो कि 1 सेकंड में इतने टूट रहे हो। तो उसने कहा था तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी हो। ये किसने कह दिया था? क्यूरी ने कह दिया। क्या कहा कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 1 सेकंड में इतने विघटन हो रहे हो, इतने परमाणु, अणु, आयन अगर टूट रहे हो, अल्फा बीटा गामा कण अगर टूट रहे हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता कितनी होगी? 1 क्यूरी के बराबर। ठीक है, और थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, विशेषतः बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो हमें लिखना तो है ही, पढ़ना तो है ही, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, अगला अपना पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखते हैं? क्यूरी का नियम। क्या लिखते हैं बेटा? क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ, क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है? क्यूरीज लॉ कहता है कि यदि किसी, क्या कह रहा है बेटा, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, पदार्थ से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड कितने विघटन हो रहे होगा? प्रति सेकंड 3.7। कितने हो रहे होगा? 3.7 इंटू 10⁻10, 10⁻10 विघटन, विघटन, विघटन प्रति सेकंड कितने, इतने विघटन अगर हो रहे हो, तो उस पदार्थ की जो सक्रियता होगी वो कितनी होगी? 1 क्यूरी होगी। विघटन हो रहे हो, हो रहे हो, तो उस पदार्थ की, तो उस पदार्थ की, उस पदार्थ की सक्रियता, उस पदार्थ की सक्रियता कितनी होगी बेटा? 1 क्यूरी होगी। 1 क्यूरी कितनी होगी बेटा? 1 क्यूरी होगी, 1 क्यूरी होगी। उस पदार्थ की सक्रियता कितनी होगी बेटा? 1 क्यूरी होगी। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं बच्चा, मैं कह सकता हूं कि 1 क्यूरी काय के बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि 1 क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर होगा बेटा कितना? 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड, विघटन, विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक बेटा जी? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। परंतु मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि जो सक्रियता है, जो क्या है बेटा, सक्रियता है, उसका मात्रक जो होता है वो बैकुरल होता है। क्या होता है? बैकुरल होता है। भाई आप लोगों ने अध्याय के शुरुआत में ही, जब हम रेडियो एक्टिवता पढ़ रहे थे, तो उस अध्याय के शुरुआत में ही हमने देखा था कि रेडियो एक्टिवता के बारे में सबसे पहले किसने देखा था? आपने कहा सर जी बैकुरल भाई साहब ने देखा। जब बैकुरल भाई साहब ने देखा था तो रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो सक्रियता होगी उसका मात्रक भी कौन होता है? बैकुरल ही होता है। तो इसको अगर मैं बैकुरल में देखूं, तो मैं इसको अगर बैकुरल में देखूं तो मैं कहूंगा कि 1 क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर ये होता है बेटा 3.7 इंटू 10⁻10 और ये काय के बराबर हो जाएगा? बैकुरल के बराबर। काय के? बैकुरल। तो ध्यान रखना, जो बैकुरल होता है ये क्या बेटा, ये
सक्रियता का एसआई मात्रक है बेटा, एसआई मात्रक होता है। क्या होता है बेटा जी? एसआई मात्रक होता है। कौन? बैकरल जो होता है वो सक्रियता का कितना होता है बेटा? एसआई मात्रक होता है। आपसे कोई पूछ ले रदरफोर्ड को और पूछ ले, एक रदरफोर्ड का के बराबर होता है, एक रदरफोर्ड का के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी में थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये बराबर होता है बेटा, ये होता है 10⁶ विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड। और आप लोगों को पता है कि विघटन प्रति सेकंड की जगह पे एसआई मात्रक क्या हो जाता है? बैकरल हो जाता है। तो ध्यान रखना, तो ध्यान क्या रखेंगे हम? ध्यान रखेंगे सर जी कि एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ बैकरल के, 10⁶ बैकरल के बराबर होता है क्या? एक रदरफोर्ड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये हो गया बेटा आपका, ये समाप्त हो गया आप लोगों का ये वाला अध्याय। कौन सा अध्याय समाप्त हो गया? रेडियो एक्टिविटा नाम का अध्याय आप लोगों का समाप्त हो गया। परंतु चूंकि अभी समय हमारे पास है, मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, कुछ एक आध पॉइंट जो एक्स्ट्रा में वो पॉइंट मैं आप लोगों को करा देता हूँ। जैसे आपसे पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ये क्वेश्चन उसने हमें कभी पूछ लिया तो क्या करेंगे? आपने कहा सर जी कुछ नहीं करेंगे, आप हैं तो हम टेंशन नहीं लेंगे। भाई कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए भाई साहब क्षय-नियतांक की परिभाषा क्या होती है, तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा टेंशन का ही लेने का, हम बता ही देते हैं। आपसे पूछ लेता है क्षय-नियतांक की परिभाषा, क्षय-नियतांक की परिभाषा पूछ ली, परिभाषा क्षय-नियतांक की आप पूछ ले हम लोगों से, परिभाषा पूछ ली, तो हम क्या बोलेंगे? बेटा कुछ नहीं यार, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टी बराबर या टाउ बराबर कितना होता है? हमने क्या कहा था बेटा जी? हमने कहा था, क्या कहा था हम लोगों ने कि टाउ, और टाउ को अगर मैं टी बोल दूं बराबर कितना होता है, तो आपने कहा सर जी 1/λ होता है। टाउ बराबर कितना होता है? 1/λ होता है। अच्छा जब ये 1/λ होता है तो इस बारे में हमने बात की थी। क्या बात की थी? एक पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा? आप लोग याद करो, n बराबर n0 e⁻ के लैम्बडा टी, सोडी बजान का नियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपने कहा सर जी बिल्कुल पढ़ा था। तो मैं यहां से करता हूं n बराबर n0 e⁻ के लैम्बडा इंटू में टी। अच्छा लैम्बडा की जगह पे तो मैं क्या कर सकता हूं? लैम्बडा की जगह पे तो मैं 1/t कर सकता हूं कि नहीं? भाई टी बराबर अगर 1/λ है तो लैम्बडा बराबर 1/t हो जाएगा। यहां रख दूंगा लैम्बडा बराबर क्या रख दूं? 1/t। तो यहां से अगर मैं इसको करूं कितना आएगा देखना, ये निकल के आएगा n बराबर, ये हो जाएगा अपने पास n0 e⁻ के कितना हो जाएगा? t इंटू में 1/t, t इंटू में 1/t। भाई लैम्बडा की जगह मैंने क्या कर दिया? 1/t कर दिया। मैंने कहा t टू t कैंसिल आउट, तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा n बराबर n0 e⁻1 आएगा कि नहीं? n बराबर कितना निकल के आएगा? n0 इंटू e⁻1 निकल के आएगा। आपने कहा बिल्कुल आएगा सर। मैंने कहा जब ये निकल के आएगा तो मैं क्या इसको ये नहीं कह सकता कि सर जी ये निकल के आएगा n बराबर n0 और e⁻1 है ना, इसे बोल दूं 1/e। क्या बोल दूं इसको मैं? इसको मैं बोल देता हूं जी 1/e।
ये बोल सकता हूं कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे ही मैंने ये बोला तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, अब इसकी यहीं से मैं बना दूंगा इसकी डेफिनेशन। क्या बना दूंगा जी? डेफिनेशन। तो मैं क्या कहूंगा, क्षय नियतांक वह समय अंतराल होता है। क्षय नियतांक क्या होता है जी? उस समय अंतराल का व्युत्क्रम होता है। उस समय अंतराल का व्युत्क्रम होता है जिसका क्या होगा बेटा जी? जिस पर परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 1/e होती है। प्रारंभिक मान की क्या होती है? 1/e होती है। मैं कह रहा हूं अंत में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या के 1/e गुना बराबर। वही तो क्या होता है? क्षय नियतांक होता है। वही क्या होता है बच्चा अपने पास? क्षय नियतांक होता है। तो इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं लिखूं अतः, अतः क्या कंडीशन आएगी? अतः क्या कंडीशन आएगी? क्षय नियतांक, मैं कहूंगा क्षय नियतांक, क्षय नियतांक उस समय अंतराल, उस समयांतराल, समयांतराल, उस समयांतराल, उस समयांतराल का व्युत्क्रम होता है, का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है, होता है। क्या होता है? कौन से समयांतराल का व्युत्क्रम होता है? कौन से समयांतराल का व्युत्क्रम होता है बेटा जी? जिस पर परमाणुओं की संख्या, जिस पर क्या बेटा? जिस पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, की संख्या अपने प्रारंभिक मान, अपने प्रारंभिक मान की, प्रारंभिक प्रारंभिक मान की, मान की 1/e, 1/e गुना होती है, 1/e गुना होती है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है इतनी सी बात? आगे बात समझ में? एक दो नोट पॉइंट और लिखा देता हूं मैं बस, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, खत्म किए ही देता हूं। चलिए एक दो नोट पॉइंट लिखा देता हूं, इस नोट पॉइंट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं नोट नंबर 1, नोट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। देखिए यहां से मैं कह रहा हूं पहला नोट क्या होगा। चलिए छोड़ो, मैं एक ही नोट लिखा देता हूँ, एक ही में दोनों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं यहां से अगर कहूं, आपसे कोई पूछ ले कि जो अल्फा बीटा गामा कण या किरणें जो उत्सर्जित हुई हैं उसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे सर जी गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है जबकि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, अगर यही बात आयनिक क्षमता की हो जाए, यही बात काय की हो जाए बेटा? आयनिक क्षमता की हो जाए, तो ये एक दूसरे के जस्ट क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। यानी आयनिक क्षमता अल्फा किरणों की सबसे अधिक जबकि गामा किरणों की सबसे कम हो। क्लियर? तो यहां से मैं यही नोट पॉइंट लिख देता हूं, मैं कहूंगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा, मैं क्या कह दूंगा आप लोगों से, अल्फा कॉमा बीटा और कौन सा बेटा? गामा। अल्फा बीटा गामा कणों में या किरणों में, किरणों में सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, क्षमता ध्यान रखना, भेदन क्षमता मतलब आर पार निकल जाना,
ठीक है। भेदन क्षमता किसकी होती है जी? गामा किरणों की, गामा किरणों की जबकि जबकि सबसे कम भेदन क्षमता भेदन क्षमता भेदन क्षमता आई की होती है बेटा अल्फा कणों की या अल्फा किरणों की, अल्फा कणों की या अल्फा किरणों की होती है ठीक है। यही मैं बात कर लूं बेटा, यही मैं बात कर लूं, इसको चलो फर्स्ट सेकंड के रूप में लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं आपसे कहूंगा कि अल्फा बीटा गामा किरणों में जस्ट अपोजिट हो जाता है बेटा आयनिक में, ठीक है। किरणों में सबसे अधिक आयनन क्षमता, आयनन मतलब आयन बनाने की क्षमता, ठीक है ना। सबसे अधिक आयनन क्षमता आएगी बेटा जी अल्फा किरणों की जबकि सबसे कम आयनीकरण क्षमता या आयनन क्षमता, सबसे कम आयनन क्षमता आई की होती है बेटा जी। आयनन क्षमता किसकी होती है सबसे कम? अल्फा किरणों की, सॉरी गामा किरणों की, होती है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा रेडियो एक्टिविटी नाम का अध्याय क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। क्या होता है बच्चा? अपना रेडियो एक्टिविटी नाम का अध्याय यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। कल हम बात कर रहे होंगे इसके आगे के अध्याय की, यानी इसी यूनिट का न्यूक्लियर फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में अगला अपना जो टॉपिक होगा, वो जो चैप्टर होगा, वो होगा न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम लोग कल बात कर रहे होंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम क्या बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, कौन सी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है और कौन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। इन सारी चीजों के बारे में कल हम लोग बात कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे कल ही इस अध्याय को समाप्त करने की। नाभिकीय ऊर्जा को कल ही कोशिश करेंगे हम समाप्त करने, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और आप लोगों को करना क्या है बेटा, लास्ट में फिर मैं एक बार बोल देता हूं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हो।